जय हिंद साथियों। आज के इस सेशन में हम हिंदी ग्रामर का शब्द भेद के बारे में जानेंगे और समझेंगे। इससे पहले कि हिंदी ग्रामर का कई और चैप्टर पढ़ा दिया गया है, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में शब्द भेद को जानेंगे। तो हिंदी में जो है शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। पहला है आपका उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पे, तीसरा है रूप या प्रयोग के आधार पे, चौथा है अर्थ के आधार पे। तो इन सभी के बारे में जानेंगे और इसके भेदों को भी बारे में जानेंगे, ताकि आपका जो है किसी भी तरह का कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, आप सारे सवाल को आप सही से आंसर दे पाएँ। देखिए, इसमें उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द का 5 भेद होता है। ठीक है, वैसे तो आप कई बुक में देखते हुए कि 4 प्रकार का ही चर्चा रहता है, मुख्य रूप से 4 प्रकार का है, टोटल आपका जो है 5 प्रकार है। ठीक है, तो हम पांचों प्रकार के बारे में समझेंगे। तो पहला है आपका तत्सम। ठीक है, तो तत्सम में क्या होता है कि हिंदी और संस्कृत में जो शब्द हैं दोनों का प्रयोग सेम होता है। ठीक है, जैसे हिंदी में होता है वैसे ही संस्कृत में होता है, कोई भी अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया वायु, पिता, ठीक है, प्रकाश, किसी का भी नाम, तो उसमें ज्यों का त्यों प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्या, तत्सम शब्द। आगे देखेंगे अगला भेद जो कि तद्भव है। तद्भव में क्या है कि इसका रूपांतरण हो जाता है, संस्कृत वर्ड का जो रूपांतरण है आपका हिंदी में हो जाता है। ठीक है, जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल का हिंदी रूपांतरण क्या होता है, उजला। हस्त, हस्त का अर्थ क्या होता है, हाथ। तो ये आपका संस्कृत शब्द है हस्त, और हाथ है आपका हिंदी शब्द। देखेंगे यहाँ पे दोनों में अंतर है। अभी आप देखे थे तत्सम, जिसमें कि कोई अंतर नहीं होता है, जैसे कमल। ठीक है, अगर कमल लिखते हैं तो ये आपका हिंदी शब्द है, अगर इसका संस्कृत लिखेंगे तो ये भी आपका कमल ही रहेगा, इस पर आंसर सिर्फ लगा देंगे। तो दोनों का देखिए सेम ही है, तो दोनों अर्थ आप समझ गए। तद्भव में चेंज हो जाता है और तत्सम में चेंज नहीं होता है। इसी तरह से देखेंगे कर्पूर, जो कि संस्कृत शब्द है, इसका रूपांतरण हिंदी में कपूर होता है। ठीक है, नेक्स्ट में आप देखेंगे देशज शब्द है। ठीक है, तीसरा भेद आपका देशज है। तो देशज उन शब्दों को कहते हैं जिनका जन्म जो है अपने देश में हुआ है, जैसे लोटा, गड़बड़, थैला, डिबिया। इसी तरह से जो भी अपना देश में बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने लगा है और वही शब्द प्रचलित हो गया है, उसी को हम क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे चौथा भेद है आपका विदेशज शब्द। जस्ट उल्टा है, विदेशज शब्द मतलब क्या, जिसका जन्म विदेश में हुआ है, या विदेश से जो शब्द हम लोग प्रयोग करने लगे हैं और अपने बोलचाल में उसी भाषा को डायरेक्टली प्रयोग करने लगे हैं। जैसे स्टेशन, हॉस्पिटल, वैसे आप स्टेशन का हिंदी करेंगे तो इसका हिंदी होता है आपका धूम्रपान सकट विश्राम आलय। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हिंदी में प्रयोग बहुत कम होता है, तो हम स्टेशन को स्टेशन ही बोल देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये सभी शब्द जो है अंग्रेजी का है और इसका प्रयोग हम लोग अपने देश में करते हैं, तो जो कि डायरेक्टली करते हैं, तो इन सभी शब्दों को क्या कहेंगे, हम विदेशज शब्द कहेंगे। जैसे मनी ऑर्डर, रेल, कैप्टन, ऑर्डर, ये सभी शब्द। ठीक है, और भी कई शब्द हैं विदेशज शब्द, जैसे हो गया आपका ख्याल, दुकान। इस तरह से जो है सब विदेशज शब्द हैं। देखिए, एग्ज़ाम में आपसे किस तरह से पूछा जाएगा, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन, कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ दिया जाएगा कि बताइए मुहावरा किस तरह का शब्द है। ठीक है, किस तरह का शब्द है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज। तो मुहावरा आपका जो है विदेशज शब्द है। अब विदेशज में जो है
ये आपका अरबी भाषा से लिया गया है मुहावरा, ठीक है। तो इस तरह से ही क्वेश्चन रहता है। तब आगे चलते हैं। अगला है आपका संकर। संकर शब्द में क्या होता है कि दो भाषा है, दो भाषा का शब्द जो है जब मिलता है और उसे एक नया शब्द बनता है उसको क्या कहेंगे, संकर शब्द कहेंगे। जैसे छाया, छाया आपका संस्कृत शब्द है और दार आपका फारसी शब्द है। जब इन दोनों का मेल होगा तो आपका क्या बनेगा, छायादार, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, संकर शब्द। इसी तरह से रेल और गाड़ी, गाड़ी आपका हिंदी वर्ड है और रेल आपका अंग्रेजी वर्ड है, इससे मिलकर बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संकर शब्द कहलाएगा। इसी तरह से पाठशाला, पाठ प्लस शाला क्या बन जाएगा आपका, पाठशाला। ये आपका क्या हो गया, संकर शब्द हो गया। मतलब दो भाषा का जो शब्द है उससे जो मिलकर बनेगा वही कहलाएगा संकर शब्द। आगे देखेंगे तो हमारा वो समाप्त हो गया। स्रोत या इतिहास के दृष्टि से शब्द का चार भेद समाप्त हो गया, ठीक है। इसको इतिहास भी लिखा जाता है, मतलब उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर, ठीक है। अब अगला पार्ट चेक करेंगे, मतलब अगला पार्ट सीखेंगे रचना या बनावट के आधार पर जो है शब्द का कितना भेद होता है। देखिए, रचना या बनावट के आधार पर शब्द का तीन भेद होता है। वो कौन कौन सा भेद है, पहला है आपका रूढ़, ठीक है। रूढ़ में क्या होता है कि जो शब्द है उसका खंड अगर हम करें तो उसका खंड नहीं होगा, सार्थक खंड ना हो सके, ठीक है। जैसे नाक, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ना प्लस क, ठीक है। तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ना तो ना का निकलता है ना तो का निकलता है। तो ये हो गया आपका क्या, रूढ़ वर्ड, ठीक है, जिसका कोई खंड ना निकले। इसी तरह से कमल, पवन, ठीक है, जिसका कि कोई खंड ना निकलता हो, घर, तो उसको क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से अब देखेंगे अगला भेद, यौगिक। यौगिक शब्द क्या है कि दो शब्द से मिलकर बनता है, उसको हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द। यौगिक माने दो शब्द, यौगिक, यौगिक माने होता है दो शब्द। तो इसमें देखिए पाठशाला में दो शब्द है, एक पाठ है और दूसरा आपका क्या है, शाला है। तो ये हो गया क्या, यौगिक शब्द हो गया। इसी तरह से विद्यालय में क्या हुआ है, विद्या और आलय। रेलगाड़ी में क्या है, रेल और गाड़ी। ये सभी शब्द क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। आगे देखेंगे तीसरा भेद जानेंगे, योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है कि यौगिक शब्द जो है कुछ ऐसा यौगिक शब्द है जिसका कि विशेष अर्थ निकलता है। जैसे देखिए पीताम्बर, ये आपका यौगिक शब्द है, मतलब इसमें दो वर्ड हैं। जैसे पीताम्बर है ना, पीत जोड़ अंबर, ठीक है, तो इसमें दो वर्ड मिला हुआ है। तो जब इसका खंड करेंगे तो इसमें एक विशेष अर्थ आएगा। जैसे विष्णु जी, जब विशेष अर्थ आता है तो समझेंगे कि वो वर्ड क्या है, योग रूढ़ है। और जब विशेष अर्थ ना निकले तो वो क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। इसी तरह से लंबोदर, लंबोदर का अर्थ क्या होता है, गणेश। ये हमारा क्या हो गया, आपका योग रूढ़ शब्द हो गया, ठीक है। दशानन, दशानन का अर्थ क्या है, रावण, 10 सिर वाला। इसी तरह से और भी वर्ड है, ठीक है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ का अर्थ क्या होता है, शिव जी। तो ये सभी आपका क्या है, योग रूढ़ वर्ड है। तो जिसका विशेष अर्थ निकले वो आपका योग रूढ़ कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारा रचना की दृष्टि से शब्द का तीन भेद समाप्त हो गया। अब आगे चलेंगे, अब देखेंगे रूप के आधार पर या प्रयोग के आधार पर शब्द को जो है कितने भाग में बांटा गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो दो भाग कौन कौन सा है, पहला भाग है आपका विकारी शब्द और दूसरा है आपका अविकारी। तो विकारी के बारे में समझेंगे। देखिए विकारी शब्द क्या है कि जिस पर जो है, यहाँ होगा जिस,
लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। मतलब क्या, जैसे आप प्रयोग करते हैं कोई भी सेंटेंस तो उसमें आप देखेंगे कि लिंग, वचन या कारक से जो है उसमें कुछ अर्थ चेंज होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। जैसे देखिए, अगर लड़का है तो पढ़ना के अर्थ में क्या बोलते हैं, पढ़ रहा है। अगर लड़की है तो क्या बोलेंगे, पढ़ रही है। तो यहाँ पे लिंग का चेंजिंग हो गया है, मतलब लिंग परिवर्तन हो रहा है। अगर लड़का था तो पढ़ना के साथ में क्या हो रहा है लिखे हैं, और यहाँ पर रही है, तो दोनों में अंतर है। अगर पढ़ता के सेंस में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, लड़का पढ़ता है। लड़की के सेंस में बनाएंगे तो लड़की पढ़ती है। तो आप समझ गए कि लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ने से उसके मूल धातु में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसी तरह से यहाँ देखिए, लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं। यहाँ पे लड़का एक वचन था, यहाँ पे लड़का बहुवचन था, मतलब यहाँ पे वचन का प्रभाव पड़ा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, लड़के के लिए कलम लाओ, लड़कों के लिए कलम लाओ। ये आपका लाओ जो है इधर लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कारक का चिन्ह जो है परिवर्तन हो गया है। तो आपको यही याद रखना है कि विकारी शब्द में जो है परिवर्तन हो जाता है, लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और अविकारी में प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन सा वर्ड आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का जो भी वर्ड है सभी आपका जो है विकारी शब्द में आ जाएगा। जैसे संज्ञा में जैसे मान लेते हैं कि ममता है। ठीक है, तो ममता लड़की है, तो ममता के अनुसार से सेंटेंस बनाएंगे तो ममता पढ़ती है बनाएंगे। अब ममता क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो आप समझ गए। इसी तरह से सर्वनाम, जैसे मैं का सेंस दो भाग में होता है, जैसे एक लड़की के सेंस में या फिर लड़का के सेंस में। तो लड़का के सेंस में रहेगा तो उसके अनुसार से आप बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से विशेषण, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे विशेषण में पीला, ठीक है, हरा। जैसे कलम बनाएंगे कि कलम हरी है, तो कलम क्या है, स्त्रीलिंग है, तो हरा का परिवर्तन किस में हो गया, हरी में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विशेषण में भी परिवर्तन हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि विकारी शब्द क्या है, कि लिंग, वचन और कारक के अनुसार से जो है परिवर्तन होते रहता है। और अब चलेंगे अविकारी शब्द में। अविकारी जस्ट उल्टा है कि इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, ज्यों का त्यों रह जाता है। ठीक है, जैसे आज, कल, अब, परसों, और, परंतु, किंतु, ये सब जो है कौन, कैसे, ये सभी वर्ड जो है अविकारी शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे सेंटेंस में एक लेते हैं, जैसे कि राम दिन भर पढ़ता है। ठीक है, दूसरा लेते हैं कि सीता दिन भर पढ़ती है। तो यहाँ पे देखिए, दिन भर जो है ऐसा अव्यय वर्ड है जहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो दिन भर दोनों के लिए जो है कांस्टेंट है। तो आप समझ गए हैं कि अविकारी शब्द जो है हर समय कांस्टेंट होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि कौन कौन सा शब्द जो है अविकारी कहलाता है। देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय जो भी वर्ड है वो सारा का सारा अविकारी शब्द कहलाता है, मतलब इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देखिए, आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ये सभी वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे इसका कर्ता सिंगुलर हो, प्लुरल हो, लड़का हो, लड़की हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से संबंध बोधक अव्यय देख लेंगे, और समुच्चय बोधक में परंतु, या, इसलिए, यदि। ठीक है, ये सभी आप समझ गए। विस्मयादि बोधक में आ, हाय, ओ। अब चलते हैं चौथे नंबर भेद में, जो कि शब्द को जो है अर्थ के आधार पे 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम शब्दों के भेद को पूरी तरह से सीखे हैं, जिसमें कि
4 तरह का भेद था, चारों इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। तो देखिए पहले कि अर्थ के आधार पे चौथा क्या है। पहला भेद है आपका एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द का अर्थ होता है कि ऐसा शब्द है जिसमें कि एक ही अर्थ होता है, उससे और कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे पटना, गंगा, जर्मन, राधा, दिनेश, महेश, कमलेश, कुछ भी जिसका कि कोई एक ही अर्थ निकलता हो, डिफरेंट अर्थ ना निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे, एकार्थी शब्द। मतलब एक अर्थ, एकार्थी का मतलब एक, ठीक है। अब दूसरा भेद देखेंगे अनेकार्थी, मतलब एक ही शब्द रहेगा लेकिन उसका एक से ज़्यादा अर्थ हो जाएगा। जैसे देखिए हाड़, हाड़ का 2 अर्थ होता है, गले का माला भी हो सकता है और पराजय भी हो सकता है। ये कर गलत है, ये कर नहीं होगा, पराजय भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम किसी को बोलते हैं कि हाड़, तो वो या तो माला समझेगा या तो पराजय समझेगा, ठीक है। लेकिन इसी को जब हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, राम रावण युद्ध में, इस तरह से राम रावण युद्ध में रावण की हार हुई, ठीक है। यहाँ से स्पष्ट हो गया कि हार का मतलब पराजय हुआ है, ठीक है। अगर ये सेंटेंस ना हो और सिर्फ हम किसी को हार कहें तो वहाँ पे अलग अलग अर्थ हो जाएगा, ठीक है। समझना मुश्किल हो जाएगा कि किसकी बात हो रही है। लेकिन जब सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, ठीक है, तब वहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा कि हार का क्या मतलब है। तो अब समझ गए होंगे कि एक शब्द का जब कई अर्थ होता है तो उसका प्रयोग हम सेंटेंस पर ही क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन, दूसरा होता है धन। इसके बारे में समझते हैं। अर्थ माने प्रयोजन, जैसे बोलते हैं ना कि मैंगो का क्या अर्थ है, ठीक है, तो आप बोल देते हैं आम, तो एक इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, ठीक है, लैंग्वेज परिवर्तन। और दूसरा होता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी कोई सेंस होगा जिसके बारे में पूछा जा रहा है, तो वहाँ हो गया आपका क्या, प्रयोजन। आपकी कि आपका क्या प्रयोजन है कि आप इस काम को कर लेंगे, या आपका क्या परेशानी है, विडंबना है, तो वहाँ पे अर्थ पूछा जा रहा है, ठीक है। और दूसरा अर्थ होता है इसका धन। धन के सेंस में जैसे मतलब कहते हैं ना कि हमारे दोस्त की आर्थिक अच्छी नहीं है या आर्थिक दशा अच्छी नहीं, इसका मतलब मेरे दोस्त के पास धन की कमी है। आर्थिक दशा मतलब धन की कमी। तो अर्थ मतलब 2 अर्थ आया, एक प्रयोजन, दूसरा धन। तो दोनों के बारे में आप समझ गए, ठीक है। अब तीसरा भेद चलते हैं। तीसरा भेद है आपका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। दोनों एक ही बात है, सेम अर्थ होगा, ठीक है। तो एक ही वर्ड रहेगा, उसका अलग अलग वर्ड रहेगा, लेकिन दोनों का एक ही अर्थ होगा। जैसे आकाश, आकाश का अर्थ क्या होता है, नभ, गगन, आसमान। वर्ड भले दिखने में अलग है लेकिन सबका अर्थ एक ही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। इसी तरह से बादल का समानार्थी शब्द क्या होगा, मेघ, जलद, वारिद। सूर्य का क्या होगा, रवि, भानु, भास्कर। अब चौथा देखेंगे इसका भेद। चौथा भेद है आपका विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द में क्या है कि वैसा शब्द है जिसका कि उल्टा अर्थ निकलता है, इसको विलोम शब्द भी कहते हैं, ठीक है। जैसे पराजय, जय का उल्टा क्या होगा, पराजय, ठीक है। सच का उल्टा क्या होगा, झूठ, ठीक है। हार का उल्टा क्या होगा, जीत। तो वैसा शब्द जिसका कि अपोजिट बनता है या उल्टा अर्थ होता है, उसको हम क्या कहेंगे, विपरीतार्थक शब्द कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप शब्द भेद के चारों तरह के भेद को आप सीख पाए हैं, जिसमें कि हर तरीके से आपको समझा दिया गया है हर भेद को। अभी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है सिविल कोर्ट का, उसमें हिंदी व्याकरण पूछा जाएगा, चाहे वह प्यून के लिए हो, चाहे क्लर्क, चाहे स्टेनो, सबके लिए हिंदी ग्रामर ज़रूरी है। तो आप इस सेशन को तथा इसके चैनल पर जो भी प्लेलिस्ट दिया गया है, आप वहाँ से हर वीडियो को देखेंगे, जो कि काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अब आपसे अलविदा लेते हैं, अब आपके पास आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तब तक आप
इन चीज़ों को सीखिए, समझिए। धन्यवाद।